खेल मंत्री हमारी यशोधरा सिंधिया जी ने आके इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं के लिए लक्ष्य अपना निर्धारित करें और उसमें हेडल्स तो आएंगे, बिना हेडल्स के आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मैं टॉप लेवल पे प्लेयर हूँ अपने वेट कैटेगरी में, मेरे को उससे हायर तो बोलता है जब तक तुम जीतती रहोगी तब तक ट्रायल ही कराते रहेंगे। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलांटी खाना नहीं छोड़ता। तो उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी ना धीरे से नॉक करती है और बदकिस्मती जोर जोर से दरवाजे खटखटाती है। तो गरिमा काफी मतलब सिंसियर लड़की थी। तो उसके बाद लोग मैच देखने के लिए आते थे, लेकिन वो ये देखने आते थे कि इसको हराएगा कौन। लेकिन वैसे मैच देखें आप तो यूट्यूब वगैरह में भी दिख जाता है। स्पोर्ट्स मिरर वन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम और अब दूसरे अंक में हम जानेंगे उनके जीवन के दूसरे उस पहलू के बारे में जो पहलू रहा है उनका एज ए कोच। एक प्लेयर जो 1998 के एशियन गेम्स में खेला, 2002 के कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला। उसके बाद परिवार उसका बड़ा, शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, लेकिन उन्होंने इस खेल को नहीं छोड़ा और इस खेल के साथ उनका जुड़ाव रहा। 2009 से लेकर 2013 तक उन्होंने भारतीय जूडो टीम के साथ तमाम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गए। कई प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, जिसमें गरिमा चौधरी जैसा नाम है, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक खेल में भारतीय टीम की ओर से जूडो में पार्टिसिपेट किया था। तो आइए आज दूसरे एपिसोड में जानते हैं कमला जी से उनके जीवन के उस दूसरे पहलू के बारे में, दूसरे अंक के बारे में। कमला जी, बहुत बहुत स्वागत आज के इस दूसरे अंक में। पहले अंक में तो बहुत सी बातें थी जो आपके बचपन से जुड़ी हुई थी और आपके करियर को आगे लेकर गई थी, और अब आज के इस अंक में हम जानना चाहेंगे आपके जीवन के दूसरे पहलू के बारे में। तब तक आप एक बड़े लेवल की प्लेयर बन चुकी थी, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े खेल सम्मान से सम्मानित हो चुकी थी, विक्रम अवार्ड। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस में 1997 में आप जॉब में आई। तमाम स्पोर्ट्स का करियर चलता रहा, 2003 तक वो सफ़र चलता रहा। तो स्पोर्ट्स में जॉब करना, मध्य प्रदेश पुलिस में, पुलिस का जॉब एक अलग तरह का होता है, और उसके साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करना, ये कितना बड़ा चैलेंज था या नहीं था, और कैसे आपने इसको आगे ग्रो किया? क्योंकि आमतौर पर यही देखने में आता है, यही सुनने में आता है, जब प्लेयर का जॉब लग जाता है तो वो खेल का जो उसकी प्रोग्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। मैं आपको ऐसा बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी ये कहावत सुनती हूँ कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलांटी खाना नहीं छोड़ता। तो क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स तो ऐसा है कि आज भी अगर जैसे मेरा बेटा एक बार मस्ती कर रहा था तो मैं उसको मना कर रही थी कि मत करो मत करो, मुझे तंग मत करो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। तो मैंने उसको, हमारे जूडो में एक स्विप होती है, मैंने हल्का सा मार दिया, धड़ से गिर गया नीचे। तो क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस में रहता है कि अगर किसी ने कुछ किया तो हमने हजारों बार उसकी, लाखों बार आज तक का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो ऐसे वो रहता है। तो इसी हिसाब से अगर जब हमें मेडल मिलने के बाद, प्रमोशन मिलने के बाद, जब इस लेवल पे हम आ चुके हैं, एक स्टार प्लेयर रहे हैं अपने टाइम पे, तो जब मुझे इंडिया कैंप के लिए परमिशन, वो एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो पहले मैंने मना किया क्योंकि मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, एक मेजर ऑपरेशन था मेरा, और उस टाइम मेरा बेटा भी छोटा था। तो मैं वही अखिलेश शर्मा जो हमारे डायरेक्टर थे, उनका बहुत मतलब मेरे को गाइडेंस काफ़ी जगह पे बहुत अच्छे और सटीक टाइम पे मिला है। तो उन्होंने मुझे, मतलब जब मेरे को ये इंडिया टीम का आया था तो मैंने मना कर दिया पहले कि नहीं, मैं नहीं कर रही, क्योंकि डिपार्टमेंट भेजेगा कि नहीं भेजेगा, एक वो भी चीज़ थी, और दूसरा इतना टाइम से छोड़ दिया ऐसा भी था, फिर बच्चा था, अपना हाथ का ऑपरेशन। तो उन्होंने बोला कि अपॉर्चुनिटी ना धीरे से नॉक करती है और बदकिस्मती जोर जोर से दरवाजे खटखटाती है। तो मैंने कहा ठीक है, सोचूंगी। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे स्टेडियम अपने यूनिवर्सिटी में बुलाया। तो कहते तुम थोड़ी देर के लिए आ जाना। तो मुझे नहीं बताया था कि वहाँ पे वो मेरा सम्मान कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक मोमेंटो पकड़ा दिया, वाइस चांसलर से एक वो दिला दिया कि इसको नेशनल कोच बनने की बधाई के उपलक्ष्य में ये मोमेंटो दिया जा रहा है। तो फिर मना करने का कोई वो भी नहीं था, और करना चाहती थी तो उसमें ये था कि फैमिली है ये, तो हस्बैंड ने और घर वालों ने, सबने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो फिर मैंने डिपार्टमेंट में, हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी आके इस चीज़ को बोला कि ये इस लायक हैं, तो मतलब इनको इनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने फिर भेज दिया था। डिपार्टमेंट ने भी उस टाइम पे, हमारे जो डीजी साहब थे उन्होंने परमिटेड कर दिया था।
तो फिर कंटिन्यू वो दौर चालू हुआ और मैंने लगातार नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे टीम को ट्रेनिंग कराई, खुद भी उनके साथ में करती थी। तो लगता ही नहीं था कि मैंने छोड़ दिया खेलना, तो मैं उन्हीं के साथ फाइट भी करती थी और उनके साथ में फाइट करने पे एक मतलब बच्चों के साथ में बॉन्डिंग बन जाती है अच्छी, क्योंकि बहुत सारे कोचेस प्रैक्टिस नहीं करते वैसा। और जो कोच होते हैं, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो एनआईएस के कोच होते हैं वो उस चीज़ को नहीं फील करते जो प्लेयर ने फील किया है, और उसकी जो साइकोलॉजी होती है एज ए कंपटीशन और फैमिली को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर या इंजरी को लेकर। तो मैंने उसमें हर प्लेयर को हर बहुत गंभीरता से और बारीकी से समझा कि इसको कौन सी इंजरी है, तो इसमें क्या होगा, कैसे इसको फिजियो में क्या टेपिंग करेंगे, कैसे, क्योंकि मेरा जब इंजरी हुआ था तो मेरे को मालूम है कि मेरा वो मेडल कैसे गया है। तो मैं बहुत सोच समझ के उस चीज़ को करा और उसमें काफ़ी हमारे मेडल भी आए और कॉमनवेल्थ में हमने पूरी चैम्पियनशिप उठाई थी सिंगापुर में। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा लगा कि चलो जो मेरा कॉमनवेल्थ का मेडल गया है वो यहाँ पे थोड़ा सा फुलफिल हो रहा है, लेकिन तकलीफ तो आज भी मैं बात करती हूँ तो होती है। वो जो 14 सेकंड की हाँ, तकलीफ है वो कमला जी वो के साथ बनी हुई है। चाहे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के पूरे मेडल्स मेडल ने आपकी टीम ने हाँ, उठा लिए हो, लेकिन वो थोड़ा सा मरहम जरूर हाँ, लगा था। तो ये कोचिंग की तरफ आना कैसे हुआ? ये तो आपने बताया कि सर ने बताया कि आपको नेशनल कोच बना दिया गया, लेकिन उसके पीछे भी कोई कहानी होगी, क्योंकि 2003 से 2009 वो जो 6 साल थे वो आप अपने हाँ, परिवार के साथ जुड़ गए थे, जी। शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन अचानक से कोई ऐसा क्या हुआ कि कमला रावत पहुंच गई एज ए कोच इंडियन टीम को देखने के लिए? एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे एक एथलेटिक्स के एक कोच यहाँ पे मुमताज साहब हैं जो सेक्रेटरी भी हैं। तो वो मेरी 26 जनवरी की परेड यहाँ पे चल रही थी, 2009 की बात है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक बार मेरे प्रोग्राम में मेडल सेरेमनी के लिए आ जाओ। तो मैं उनको बोला नहीं, अभी टाइम नहीं है तो नहीं आ पाएंगे ऐसे। तो उन्होंने बोला अरे आखिरी दिन आ जाओ, मेडल सेरेमनी है, क्लोजिंग में आ जाओ। तो मैंने कहा किधर आना है, तो बोला साई में। तो भोपाल साई मैंने देखा भी नहीं था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बोला बदबदा तक आप आ जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। तो जब हमने वहाँ देखा, वहाँ के जो डायरेक्टर थे, रीजनल डायरेक्टर, उनसे हम मिलने गए। उन्होंने बताया कि ये एथलीट है और ऐसे ऐसे आए हैं हमारे प्रोग्राम में। उन्होंने बोला ठीक है मैडम, आप ये करके आइए, फिर हम चाय पियेंगे। तो साथ में जब मेडल सेरेमनी करा के हम दोबारा गए, तो फिर अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे ही रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एक कमला रावत और है, वो पुलिस में है और वो जूडो प्लेयर है, मैं उसे पिछले 3-4 महीने से ढूंढ रहा हूँ, अच्छा, लेकिन उसका कुछ कांटेक्ट नंबर या कोई कुछ बता नहीं पा रहा तो रीजनल डायरेक्टर है। हाँ, नायडू साहब नायडू जो साहब। थे। तो मैंने उनको बोला सर मैं ही हूँ। तो बोले अरे मैं आपके फेडरेशन में सेक्रेटरी से भी बात करी, आपका कोई नंबर, कांटेक्ट नंबर, क्योंकि जो एड्रेस था हमने घर भी चेंज कर लिया था, तो उनको वो फाइंड आउट नहीं हो पाया। तो फिर उन्होंने डायरेक्टर साहब ने मेरे को ये अचीव मतलब बोला, इसके लिए फेडरेशन ने भी उनको फिर वो कर दिया था, क्योंकि फेडरेशन ने ही बोला था कि इन्हें ढूंढोगा। फिर इन्होंने डीजी साहब से बात करके फिर मुझे एकेडमी अपना साई सेंटर पे एज ए कोच मैंने वहाँ ट्रेनिंग करना शुरू करा दी। मतलब डेपुटेशन पे हाँ, गए कि? नहीं नहीं, ये हुआ था अपना अटैचमेंट था। अच्छा, अटैचमेंट। अटैचमेंट भी नहीं बोलते एक्चुअली, इसको चेंज कर देते हैं अच्छा, आपका सर्विसेज। सर्विस। तो वो नेशनल लेवल की जो ट्रेनिंग होती है, मतलब एक अपना इसमें जीओपी में है, ग्रीन बुक में, कि जो भी नेशन के लिए काम करेंगे उसको डिपार्टमेंट फ्री करेगा। तो वो उसमें रिलीव किया और डिपार्टमेंट ने मुझे उसमें सपोर्ट भी किया और काफ़ी अच्छा उनका हो रहा। तो ये अचानक से सब कुछ हुआ, एक क्लोजिंग सेरेमनी में आप हाँ, मेडल सेरेमनी में एज ए गेस्ट गए और वहाँ से लाइफ का दूसरा पार्ट चालू हुआ। तो आपको वो यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि चुनने में कि अब आपको ये जिम्मेदारी के लिए अगला व्यक्ति अप्रोच कर रहा है, तो उसको हाँ बोलने में कितना समय लगा? समय लगा या आपने सोचा कि करूं या नहीं करूं? कोचिंग का पार्ट एक अलग है, अभी अभी शादी हुई, बच्चा छोटा है और स्पोर्ट्स काफ़ी पीछे चला गया, 6 साल का गैप हो गया है। तो वो क्या रहा कि आपने तुरंत हाँ बोला या कुछ सोचने के बाद? नहीं, मैंने थोड़ा सा पहले मैंने कहा कि ठीक है मतलब मैं घर आके सोचने लगी कि क्या करूं, अभी बच्चा छोटा है। तो उसमें डायरेक्टर सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लाके रखो। मैंने कहा सर मैं कैसे मैनेज करूँगी,
मेरा बेटा छोटा है, हस्बैंड बाहर रहते हैं, वो भी आएंगे बीच में। तो उन्होंने बोला कि मैं फिर आपका सही में सारा अरेंजमेंट करेंगे, बस आप हाँ बोलिए। तो उनने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड से ही बात करी, तो मेरे फैमिली में सब ने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। एक मैं वाकया बताती हूँ आपको। मैं गई थी नीदरलैंड में, मेरा बेटा छोटा था उस टाइम पे। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास में और बोलता है, मम्मी आप ना बाहर की टीम लेके मत जाओ, इंटरनेशनल लेवल पे मत जाओ। तो मैंने बोला क्यों? कहते हैं आप सही तक रहो। तो मैं क्यों? कहते हैं संडे मतलब जो मतलब 5 दिन का आपका ट्रेनिंग होता है, सैटरडे मैं घर चली जाती थी ट्रेनिंग के बाद, तो संडे घर में रहते थे, तो वो मुझे मिस करता था। तो बोलता है कि आप ना बाहर के टूर मत लो। तो मैंने उस दिन फिर ऐसे ही मैंने कहा कि ये तो लेना पड़ता है। तो फिर बाद में ऐसे ही एक दिन उसने बोला कि मेरे मम्मी कौन है, मतलब मेरी मौसी जो है, मेरी सिस्टर जो है, वो उसने बोला कि देखो मेरा बर्थ मार्क है यहाँ पे, तुम्हारा भी सेम है, और मैं तुझे नला रही हूँ, तुम्हें खिला रही हूँ, तुम्हारे साथ सोती हूँ, तो मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। तो उसने फोन करके पूछा कि आप मेरी असली मम्मा हो क्या? तो ऐसे भी वो होते थे। मतलब मैनेज करना पड़ता था, बच्चे को संभालना, सब समझाना। तो फिर वो भी साथ में रहता था, तो वो भी मतलब जैसे मैरी कॉम वगैरह हम लोग के बाकी गेम्स के भी लोग वहाँ पे थे, तो उनके साथ में छुपाई छुपाई खेल रहा है। मैरी कॉम के छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो उनको मिस कर देती कि उनको छोड़ के आए। तो बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे कि वो बच्चे के साथ में भी अपना कर लेते थे थोड़ा सा काम, तो निकल गया। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो जो प्लेयर रहता है वो तो अपने जीवन में बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है, लेकिन जो कोच रहता है वो मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि वो उनसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि समय आपको पूरा देना पड़ता है अपने प्लेयर्स को, उन्हें ट्रेनिंग कराने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है। वो जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं। फेडरेशन ने आपको जिम्मेदारी दी है, लेकिन आप जब तक हाँ नहीं बोलते वो जिम्मेदारी आप लेते नहीं है, तो वो भी एक दबाव रहता है। तो किस तरह से मैनेज किया जाता है, कितनी परेशानी होती है एक कोच को ऐसी परिस्थितियों में जब वो फंस जाता है? आप फैमिली से लेके अगर जोड़ रहे हैं तो मेरे को फैमिली से पूरा सपोर्ट मिला है। बस थोड़ा सा बेटे का ये था, लेकिन धीरे धीरे वो फिर बाद में समझ गया था कि मतलब एक बहुत हाई लेवल का ये जगह पे मम्मी है और उससे काम कर रहा हूँ। और दूसरा, एज ए कोच अगर मैं बात करूँ और एज ए प्लेयर मैं बात करूँ, तो प्लेयर सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपनी डाइट पे, अपने रिकवरी पे और अपने स्किल पे काम करता है। लेकिन जो कोच होता है उसके पास में 40 प्लेयर होते हैं। उस 40 प्लेयर में से वो फिर अपने 8 और 16 हाँ, जैसे मैं गर्ल्स टीम में थी तो मेरे पास में 8 प्लेयर्स हैं जो मेरे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलने जा रहे हैं। तो हर प्लेयर का साइकोलॉजी अलग है, इंजरी अलग है, टेक्निक स्किल अलग है, और उसके बाद उनकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है वो अलग है। तो ये एक प्लेयर का हो गया, ऐसा हमारे 8 प्लेयर का है। तो जैसे हम जब खेलते थे तो मैंने वो चीज़ देखी कि जब हम खेलते थे सिर्फ अपना किया, करा और ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर डे पर वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग इधर भागना, ये करना, वो करना, डिपार्टमेंट का आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना है, फिर अपने पुलिस का भी डिपार्टमेंट का कुछ हो तो वो भी करना है। तो इसमें मल्टीटास्क आ जाते हैं, तो वो आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होके अच्छे से करने पड़ते हैं, तभी आप उसमें रह पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब काम है। और कहते हैं ना कि महिलाओं को उस शक्तिमान ईश्वर ने क्यों इतना मजबूत बनाया है, वो एक जीता जागता उदाहरण कमला जी हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग काम करने पड़ते हैं, परिवार देखना, फिर एज ए कोच एक दूसरा परिवार देखना, 8 प्लेयर का परिवार उनका और बन गया, उसके साथ और भी लोग रहते हैं। लेकिन यही महिलाओं की एक विशेषता है कि वो क्यों मजबूत कहलाती हैं, और यही वजह है कि हमारे देश की महिलाएं हों या विश्व के किसी भी देश की महिला हो, वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से सशक्त रहती है, और तभी वो और ज़्यादा अचीवमेंट भी हासिल करती है और देश की और भी अच्छे तरह से और परिवार की बहुत अच्छी तरह से सेवा करती है। तो कोचिंग पार्ट में आना 2009 के बाद जो
एक जिम्मेदारी आपने संभाली जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट की, तो पहला इंटरनेशनल इवेंट कौन सा था? क्योंकि उसके बाद 2010 का एशियन गेम्स आने वाला था, तो मेरे ख्याल में प्रिपरेशन के लिए साल भर का एक टाइम था कि एक नया कोच आया है। और फर्स्ट इवेंट उसके पहले, एशियन गेम्स के पहले भी कोई इवेंट, जो फर्स्ट इवेंट आपका एज ए कोच कौन सा था? मेरा इससे पहले सिंगापुर का ही रहा मेरा पहला कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप। हाँ, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, क्योंकि उस टाइम पे हमारे एशियन गेम्स नहीं हुए थे, यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं हुए थे, मतलब उसको नहीं लिया था इसमें, तो हमारा सिंगापुर में हो चुका था। दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसमें जूडो नहीं था, तो उससे पहले हमारा सिंगापुर में हो गया था। फिर उसके बाद उसके बाद फिर हम वियतनाम वगैरह गए, पेरिस गए, और ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहे। तो काफ़ी कजाकिस्तान और बेलारूस, अपना उज़्बेकिस्तान हमारा ओलंपिक का कैंप था, जो ट्रेनिंग का था, तो उसमें सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट लिए। तो अच्छा रहा। जापान हम लोग गए, कोरिया गए, तो जो भी बच्चे थे उनको क्या है कि एक तो वेदर भी चेंज हो जाता है, फिर टाइमिंग चेंज हो जाती है, तो वो सब भी सेट करना होता है, उनका डाइट प्लान भी करना है, वेट वगैरह। इट्स वेरी डिफिकल्ट और टफ टास्क है, क्योंकि सबकी मेहनत होती है, और ये एक दिन की नहीं होती, वो बहुत टाइम का, वर्षों का। और उस बीच में अगर किसी को इंजरी हो जाए तो और मतलब हो जाता है। तो उनका हर प्लेयर का आपको कैसे फिजियो, क्योंकि हमारे साथ हमेशा नहीं जाते हैं, तो उनकी टैपिंग आपका उसका कैसे उसको अपन तैयार करेंगे, उसको कैसे अपन थोड़ा सा फिलअप कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी होती हैं। 1998 का एशियन गेम्स आपने खेला, और 2010 में आप एशियन गेम्स में आप हेड कोच रही, तो वो दो जो समय है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एज ए प्लेयर भी इंडिया टीम रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए कोच भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बदलाव आप किस तरह से देखती, किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगी उस एज ए प्लेयर एशियन गेम्स 1998 और एज ए चीफ कोच 2010 ग्वांगझू? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि 98 का जो एशियन गेम्स का जो कैंप लिया था, वो बेलारूस एक कोच आए थे, सॉरी यहाँ के आए थे, उज़्बेकिस्तान के कोच थे। तो उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कराई थी, और वो कंपटीशन हम लोग खेलने गए थे। और नेक्स्ट टाइम जब मैं 2010 में चीफ कोच गई थी, तो वही कोच फिर से वहाँ पे मिले मुझे, तो वो बोलते कि ओ यू आर सीनियर और प्रमोशन हो गया ऐसे करके। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि इनको कैसे पता मेरा प्रमोशन होगा, तो बोलते हैं आप कोच बन के आए हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आपका प्रमोशन, मतलब वो प्रमोशन कह रहे थे और हम उसको क्या समझ रहे मैं अपना डिपार्टमेंट का वो समझ रही थी। तो वो जब सेम एक जगह पे हम लोग दोनों कोच बन के बैठे, तो मतलब अच्छा लगा वो कि इस लेवल पे हम आए, और उनकी वजह से भी आ पाए। तो क्या कुछ उनसे सीखा आपने इस दौर में एज ए प्लेयर आपने, और फिर जब कोचिंग पार्ट में गए तो कितना वो काम कर गया आपकी कोचिंग में, जब उनकी कोचिंग में आप रहे थे? एक्चुअली कोचिंग का क्या है, जो हमारे इंडिया टीम में बाहर से कोचेस बुलाते हैं, उनको 4 साल का ऐसे उसमें बुलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो इनके कोचेस की जो जैसे मेरे साथ में जो मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ था, वो मेरा बेलारूस का कोच था, उससे हुई थी। इनकी कोचिंग थोड़ी अलग टाइप की थी, तो मेरी वो उसमें नहीं रहा, मैं उनको स्टिल अपना जो मेंटेन करके चल रहे थे वो ही था। तो उनसे बहुत ज़्यादा और सीखने को वैसा कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन एज ए कोच उन्होंने जो ट्रेनिंग कराई, जो शेड्यूल था वो था, मतलब हमें एक वेरिएशन चाहिए होते हैं, वो वेरिएशन उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। दूसरा एक चीज़ और थी कि मैं टॉप लेवल पे प्लेयर हूँ अपने वेट कैटेगरी में, मेरे को उससे हायर कोई मिलेगा तो मेरा और इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं 2-3 बार उन्हें जैसे बोला था कि सर मेरा इसके आगे क्या है, तो वो बता नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी टेक्निक भी अलग थी, तो वो दूसरों में इम्प्लीमेंट होता था। तो जो उन्होंने सिखाया था वो उनके साथ में जैसे और प्लेयर्स मुझे मिले, तो उनको सिखाया, तो उसमें सपोर्ट मिला, ये चीज़ होता है। तो आमने सामने कभी बाउट में रहे एशियन गेम्स में? नहीं, अच्छा, वो नहीं। वो किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम एशियन गेम्स? वो उज़्बेकिस्तान से। और मेरे साथ में इंडिया कैंप में जब मैं कोच थी, तो हमारे वहाँ से भी हंगरी से भी कोच थे, वो मुझे 2-3 बार मिले, तो वो बैठे हैं साथ में।
तो हंगरी के किस कोच। तरह का माहौल हो जाता है जब एज ए कोच, मतलब जिस हाँ। कोच ने आपको ट्रेन किया वो आपके सामने आ गए, अब आप भी एक प्लेयर के नहीं साथ। नहीं, वो भी कोच ही वो थे, भी कोच मतलब हंगरी के कोच वो यहाँ पे इंडिया में आए थे और मैं भी इंडिया में कोच थी, तो दोनों साथ में काम करते थे हम लोग। तो कभी कभी आते थे तो तब वो बोलते थे कि कौन है, तो वो भी जानते थे उस प्लेयर को, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम दोनों ने साथ में ही कराई है उसको। तो कभी वॉकअप करने भी आते थे, कभी वैसा आ जाए तो वो भी करते थे कि अब 2012 लंदन हाँ। ओलंपिक, और एकमात्र प्लेयर मेरे ख्याल में इंडिया से 4 प्लेयर गरिमा गए। और गरिमा ये चौधरी, गए थे अपना। वो आपके साथ थी जब हाँ से आपने कोचिंग स्टार्ट की 2009 से, और 2012 का समय जब वे क्वालिफाई हुई हाँ लंदन ओलंपिक के हाँ लिए। एज ए प्लेयर, एज ए कोच, कितनी खुशी होती है जब आप किसी को ट्रेन कर रहे हैं और वो ओलंपिक पोडियम पर चले जाए, क्योंकि आपका जो हाँ। सफर था वो ओलंपिक में नहीं गरिमा जा के पाए साथ थे। मैंने 4-5 साल मतलब ट्रेनिंग कराई है, हम लोग साथ में रहे हैं। और बाहर जब हमारी ट्रेनिंग और कंपटीशन होते थे तो गरिमा काफी मतलब सिंसियर लड़की थी, और पूछती थी कि अभी कैसे क्या हो रहा है। कभी कभी वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जैसे बात करती थी, तो मैं बोलती थी नहीं होएगा, करो मेहनत करो। तो लास्ट जब हमारा ताशकंद में कंपटीशन था तो उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो मतलब रो पड़ी थी उस टाइम पे, बहुत खुशी थी, और मुझे भी खुशी थी कि हमारे साथ का एक अच्छा प्लेयर ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुआ। तो मतलब इतिहास से ओलंपिक में जाना तो बिल्कुल, हर खिलाड़ी का सपना होता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो खेल मंच है हाँ उस पर पहुंचे। और आपकी खुशी क्या थी कि आपने जिस प्लेयर को तैयार किया, हालांकि प्लेयर बहुत सारे आपके साथ उस 4-5 साल के दौर में आए, हाँ। लेकिन क्लिक एक ने किया जो ओलंपिक तक पहुंची। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी प्लेयर नीचे से ग्रॉस रूट से उठ के आता है, उसको बहुत सारे कोचेस और प्लेयर्स सब मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जो आपका अचीवमेंट का जो टाइम होता है, जैसे ओलंपिक का क्वालिफाई था, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ में थी, तो उसकी छोटी बड़ी बात या जो भी चीजें थी, तो वो उसको अपन कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, या क्या उसको सेटिस्फेक्शन हो प्रैक्टिस से या बाकी चीजों से, वो मेन होता है। मतलब वो आपका एंडिंग है ना उस टाइम पे, फिनिशिंग के टाइम पे, तो वो अच्छा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर और बाकी चीजें मतलब बहुत हेल्दी होनी चाहिए सब। तो कितना कनेक्शन रहा गरिमा के साथ? गरिमा के साथ अभी भी है, अभी वो एज ए कोच अपना साई में काम कर रही है, और अभी भी फोन ऑन पे बात होती रहती है उससे, तो बताते हैं अपने बारे में और मतलब याद करते हैं एक दूसरे को। तो इस 5 साल के कोचिंग के करियर में, हालांकि उसके बाद आप मध्य प्रदेश के जो खेल विभाग हैं उसमें भी आप रही थी, तो जो प्लेयर्स आपने प्रोड्यूस किए, जिन प्लेयर्स को आपने तराशा, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स जो आपको लगता था कि ये प्लेयर अभी इनमें और भी पोटेंशियल था और भी ऊपर जा सकते थे, ऐसे कुछ नाम हैं आपके जहन में? अभी हमारे यहाँ पे एक मुस्कान थी, वो भी नेशनल लेवल पे खेल रही थी यूनिवर्सिटी में, उसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी सिलेक्शन हुआ था, और 3-4 प्लेयर्स और भी थे जो नेशनल लेवल पे अच्छा मेडल दे रहे हैं। तो उनके प्रैक्टिस के ऊपर है, अभी इंडिया कैंप के लिए उन लोग का हो नहीं पाया, क्योंकि आप कुछ हमारा फेडरेशन का थोड़ा सा एक केस चल रहा है, तो उसमें कैंप ऐसे लग नहीं रहे, लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए वो लोग जाते रहते हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा पॉलिटिकल हो गया। लगभग 12-15 साल ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन आप रहे, फील्ड में रहे, मैट पर रहे, अलग अलग देशों में आपने इवेंट खेले, 12 इंटरनेशनल गोल्ड आपके नाम पर हैं, और 12 से ज़्यादा, मेरे ख्याल में 12 लगातार एक छत्रराज आपका रहा है जूडो में। 48 केजी की आप एक बेस्ट प्लेयर रही हैं, इंडिया की टॉप प्लेयर रही हैं। तो इस दौरान अनगिनत बाउट्स आपने लड़ी है, वो उस 14 सेकंड वाली बाउट को एक तरफ रखकर यदि मैं बात करूं, तो कौन सी ऐसी बाउट है, 2-3 बाउट के बारे में आप बता सकती हैं कि जो आपको लगा कि यार ये वाकई बहुत कभी तो रहता है कि कोई आप बाउट हार गए जो उम्मीद नहीं रहती, कभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, तब आप हार जाते हैं, और कुछ ऐसी बाउट रहती है जो आपके जीवन को झकझोर देती है, तो हमेशा याद रहती है कि हाँ ये खुशी जो आपको मिलती है। कुछ ऐसी बाउट्स के बारे में बता सकती हैं? हाँ, मेरा जो कोच था जिनके बारे में बता रहे थे उज़्बेकिस्तान के, तो हमारा एक ट्रायल हो चुका था, मंगोलिया हमको टीम में जाना था, उसकी एक बार ट्रायल हो गई, फिर थोड़े दिन के बाद बोला नहीं दोबारा हो गई, फिर एक बार और, फिर मैंने कहा सर उस टीम के लिए सिलेक्ट कौन हुआ है, तो बोला कि ये नेशनल होगा इसके बाद डिसाइड करेंगे।
अच्छा। तो उसमें मुझे मतलब ऐसा था कि जो मेरी अपोनेंट थी वो एक किसी कोच की खास थी और मेरी वेट में खेलते थे वो, सपना चौधरी नाम था उसका। तो उसके लिए वो बार बार करा रहे थे कि कैसे भी ये एक बार वो हो जाए, आगे आ गया। आगे आ जाए और ये लूज करे। तो वो उसमें कहीं उनको मौका नहीं मिला। तो मैंने उसको फिर कोच को बोला कि कितनी बार ट्रायल कराएंगे? तो बोलता है जब तक तुम जीतती रहोगी तब तक ट्रायल ही कराते रहेंगे। तो जब नेशनल हुआ तो मतलब फाइनल ये था कि नेशनल में जो गोल्ड आएगा वो जाएगा। तो वो लड़की आई, इन्होंने सारे रेफरी भी चेंज कर दिए, मतलब पूरा वो किया। तो सिर्फ मुझे एक महाराष्ट्र के कोच रेफरी जो भी थे उन्होंने आके बोला कि कमला बहुत कंसंट्रेट करके खेलना, ये सब तुम्हें सिर्फ हारना देखना चाहते हैं। सिर्फ इतना उन्होंने बोला और मैं मैट पे चढ़ रही थी उस टाइम पे। मैं गई, मैंने रे करा और रे करके मेरे ख्याल से 7 या 8वें सेकंड में उसको मैंने इपॉन मारा। तो वो सारे मतलब धराशायी हो गए थे उस टाइम पे। तो वो मुझे याद है। तो ऐसा होता है। मैंने एक किताब में भी पढ़ा था, एक यामाशीता करके एक पंजाब अपने जापान के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन रहे कितने 7-8 बार। तो उनकी बुक में ऐसा मैंने पढ़ा था कि वो जब अपना प्रैक्टिस करके जाते थे तो बस में बैठते थे। तो बस में जब वो जाते थे तो कितनी बार उनका स्टेशन निकल जाता था और वो सोते रहते थे, वो उनको नींद आ जाती थी, इतना थक जाते थे। फिर वो लास्ट स्टॉप में उतरते तो उनको बोलते थे उठो, गाड़ी खत्म हो गई यहाँ पे, मतलब स्टॉप खत्म हो गए सारे। तो उन्होंने लिखा था कि पहले जब मैंने खेलना शुरू किया था तो लोग मुझे देखने के लिए आते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे कि मैं जीतूं, मुझे चीयर अप करते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं जीतना शुरू किया और नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल लाए, तो उसके बाद लोग मैच देखने के लिए आते थे, लेकिन वो ये देखने आते थे कि इसको हराएगा कौन। तो वही वाली सिचुएशंस मेरे साथ में होने लगी थी लास्ट में ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से अपना गुस्सा, क्योंकि इंसान है, गुस्सा आता है, कोई भी आप अपने विरुद्ध कोई ऐसी बातें सुने जो बिल्कुल एक रिजल्ट के टाइम पर ऐसी बातें सुने, तो कैसे मैनेज किया जाता है ये सब चीज़ें? क्योंकि ये प्लेयर के साथ आमतौर पर हमने सुना है होता रहता है, क्योंकि इंडिविजुअल इवेंट्स में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हम सुनते आए हैं। तो ऐसे में कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, कैसे आपको परफॉर्म करना चाहिए? जब ऐसा कुछ होता है तो मेरे हिसाब से तो जो भी प्लेयर है अगर इस लेवल तक का जा चुका है तो उसका ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत मायने रखता है, बहुत शार्प रहता है वो, और उसको सिर्फ अपना गोल दिखता है, वो बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता उसे। इवन जब हम लोग खेलते थे तो हजारों की भीड़ में लोग आवाज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ मैट में वो कॉन्सेंट्रेट होता है कि सामने ओपोनेंट है और मुझे खेलना है, और हमारा बॉडी कांटेक्ट गेम है। हमारे में हम जो भी कहेंगे, मतलब जो करेंगे उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। तो उसमें रिएक्शन हमने कैसे लेना है वो हमारे टेक्निक प्रैक्टिस रोज प्रैक्टिस में होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था तो मैं उसको बोल रही थी मत कर, और सडनली मेरा वो चल पड़ा दाव, तो वो उसको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। तो ये प्रैक्टिस होती है। मतलब आपको अगर कोई मारने लगे, या एक प्रैक्टिकली हम बात करें कि अगर आपको कोई कीड़ा भी एकदम आपकी तरफ आता है तो आंख बंद कर लेते हैं अपन। तो ये रिएक्शन होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इसमें वो करता है। तो कंसंट्रेशन मस्ट है इसमें। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, eyebrow charcoal face wash, eyebrow The word of Aldi Cosmetics. और इतने सारे मेडल्स आपने इंटरनेशनल लेवल पर जीते, मध्य प्रदेश के लिए जीते, तो वो एक दौर आपका था। आज से हम 3 दशक पीछे चले जाएं और आज का जो दौर है, मध्य प्रदेश काफ़ी तरक्की कर रहा है। नेशनल गेम्स में आप मेडल लेकर आए, जब चुनिंदा मेडल मध्य प्रदेश को नेशनल गेम्स में मिला करते थे, उस दौर से लेकर आज का दौर, जब मध्य प्रदेश नेशनल गेम्स में जो हाल ही में उत्तराखंड में हुए हैं 4th प्लेस पर रहा है, और स्टेट की बात करें तो 3rd प्लेस पर रहा है। तो ये जो सफ़र मध्य प्रदेश का रहा है देश के खेलों में आगे बढ़ने का, उसमें आपका भी योगदान है, क्योंकि आप भी ऐसे कोच रही हैं मध्य प्रदेश में।
तो कैसे देखती हैं मध्य प्रदेश के खेल स्तर पर? मध्य प्रदेश का खेल स्तर काफ़ी बड़ा है और जो भी पहले अपने यहाँ पे डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहे हैं संजय चौधरी साहब के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो संसाधन थे बहुत कम थे। खेल मंत्री हमारी यशोधरा सिंधिया जी ने आके इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं के लिए अपना प्रयास किया और वो सब हमें अवेलेबल कराए। तो सारे प्लेयर्स को जब सुविधाएं मिली हैं उनको उतना आपको एक वो मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं, आपको कोचेस इंटरनेशनल लेवल के भी मिल रहे हैं। तो उसमें जितना एक्सपोजर आपको मिलेगा उतना आपका इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा, आपका लेवल हाई होता है। वहाँ पे इतनी चीज़ें कर दी थी डायरेक्टर स्पोर्ट्स में कि अगर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए क्लासेस भी जो ट्यूशन है वो अलग से लगाई गई थी। उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी इनका जो इंग्लिश क्लासेस थी वो सब कराई। तो वहाँ के बच्चे जब निकलते हैं तो वो एक अलग ब्रांड दिखता है। तो ये सब एक डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इसमें योगदान है और कोचेस का भी है और प्लेयर्स भी उससे सीखते हैं और डिसिप्लिन भी बहुत है। यहाँ पे हमारे साथ कई विकास खेड़कर हैं जो वहाँ पे अभी एडिशनल असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्टर है, तो उसका भी काफ़ी पोटेंशियल है इन सब चीज़ों में। तो मतलब ये सब टीम वर्क है। आप जितना जैसा जो कर पाएंगे, आप टूर्नामेंट के लिए बाहर भेजेंगे, आप किसी ट्रेनिंग के लिए आपस में मैचेस कराएंगे, जितना एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा उतना इम्प्रूवमेंट होगा। तो वो रहा, इवन इंटरनेशनल कोचेस भी वहाँ पे बुलाए गए हैं दूसरे गेम्स के, तो अच्छा रहा सब। तो मध्य प्रदेश का खेल विभाग जिसने अपनी एकेडमीज निर्मित की हैं 2007 से लेकर वो एकेडमीज आज चल रही हैं और जिनके रिजल्ट हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं मध्य प्रदेश के प्लेयर्स मध्य प्रदेश की जो सुविधाएं हैं उनका दोहन करते हुए आज दो ओलंपिक में खेले हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो शूटिंग में 2 ओलंपिक खेल चुके हैं, अभी केवल 24 साल की उम्र है। और उसके अलावा एक और जो प्लेयर हैं इंडियन हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हैं विवेक सागर प्रसाद, इटारसी के रहने वाले हैं। 2 ओलंपिक 2 ब्रॉन्ज मेडल उनके नाम पर। तो ऐसे उपलब्धियां तमाम हमारे प्लेयर्स अचीव कर रहे हैं। तो और भारतीय जूडो की बात करें तो इस समय क्या स्तर भारत के जूडो का चल रहा है? भारत का जूडो का स्तर भी अच्छा है। हमारे ओलंपिक में अभी अवतार सिंह हैं, वो ओलंपिक खेल के आ चुके हैं। हमारे कितने सारे अर्जुन अवार्डी हैं, गरिमा चौधरी से लेके ओलंपिक में वो भी गए हैं। सुनीता गई है, अभी सुशीला गई है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मतलब इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं और मेडल इंटरनेशनल लेवल पे भी आ रहे हैं, एशियन गेम्स में भी आए हैं। तो इन सबको भी मतलब उनके डिपार्टमेंट से भी एक अप्रिशिएशन मिला है, प्रमोशन मिले हैं और नई भर्तियां भी होती हैं और उनकी वजह से मणिपुर के बहुत सारे प्लेयर्स आज एसएसबी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, इन सब जगह पे हैं। इवन मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें तो यहाँ पे भी 10% स्पोर्ट्स को कोटा दिया है। तो हमारे यहाँ पे भी हॉकी की अभी एक लड़की को वो किया है और विवेक सागर को ओलंपिक के बाद यहाँ पे डीएसपी डायरेक्ट लिया था। मध्य प्रदेश शासन ने उससे मतलब ये एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिला, उसको दिया। और अभी डिपार्टमेंट को भी मतलब उसके अचीवमेंट्स में गर्व है और उन्होंने भी इनको स्पोर्ट्स के लिए फ्री कर रखा है जिस तरह से मुझे किया था। तो वो अपना लगातार अचीवमेंट दे रहे हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में एज ए प्लाटून कमांडर आप जॉब में आए, उसके बाद अब एडिशनल एसपी के पद तक आ चुके हैं। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यदि आप ये एक बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर वाला डिपार्टमेंट है जिसे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। आप राष्ट्रपति जी के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं, प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में दिए। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कितनी चुनौतियां रहती है और कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है? कितनी अच्छी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन इन परिस्थितियों को हैंडल करता है? क्योंकि हमने देखा कि आमतौर पर जो लोग हैं वो बड़े प्रोग्राम्स में घबरा जाते हैं। नहीं, देखिए स्पोर्ट्स एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। उससे आपको पर्सनल एक डेवलपमेंट होता है, आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और जब आप इस लेवल पे काम कर चुके हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, जैसे मैं एज ए डीएसपी जब मैं ग्वालियर गई थी तो मेरे पास कितने सारी ड्यूटी ऐसी है जिसमें मुझे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अमित शाह, इन सब की मेरे को वीवीआईपी ड्यूटीज़ में लगाया गया। तो वो एक एक्टिव रहता है प्लेयर, मतलब वो उसके खून में पूरा आ चुका है। तो वो उस हिसाब से किसी भी चीज़ को निडरता से पूरा करेंगे। अपने डायरेक्टर
जो भी अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं, आईजी हो गए, एडीजी हो गए, तो उनके सामने जो प्रेजेंटेशन या जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये सब देख के भी काफ़ी चीज़ें एक संभाली जाती हैं। और दूसरा, एज पर रूल जो हमारे नियम कानून है उनके तहत हम काम करते हैं, तो मतलब अच्छी तरह से अपनी पूरी सेवाएं दी जाती हैं। उसके बाद हमें सराहनीय सेवा का पदक भी मिलता है और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो अभी मुझे एक अति विशिष्ट सेवा का पदक मुझे गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा और गर्व की बात है कि मुझे विभाग ने इस पद से सम्मानित किया। और महिलाओं का स्पोर्ट्स में आना आज के दौर में और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले आपके समय में जैसा आपने जी। बताया कि प्रैक्टिस पार्टनर नहीं हुआ करते हाँ, थे, तो जी। लड़कों के साथ आप प्रैक्टिस हाँ। करती थी। तो आज का जो सिनेरियो चेंज हुआ है, हाँ, तो उसमें किस तरह से आप उसको देखती हैं? मेरा थोड़ा सा इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जितना हम टेक्नोलॉजी में बढ़े हैं, उतना ही हम सोशल मीडिया में बढ़ गए हैं। तो प्लेयर्स को सोशल मीडिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया के लिए जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, अचीवमेंट के बाद आप लोग उनके बारे में आप बोलेंगे और मतलब उनको प्रोत्साहित करेंगे और प्रशंसा करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्लेयर्स क्या करता है, वार्म अप कर रहा है, बॉडी ऐसे दिखाएगा, तो वो चीज़ें मतलब मेरे को नेगेटिव लगती हैं। वो टाइम पे सोते नहीं हैं, वो देखते हैं कितने लाइक आए हैं, कितना हमारे को फोटो वो हो गया है। तो वो चीज़ों में अगर आदमी जाएगा, तो क्योंकि 24 घंटे तो वही है, आपको उसी में प्रैक्टिस करना है, उसी में आपको रिकवरी करनी है, उसी में एजुकेशन करना है या जॉब करना है, ये सब है। तो जो टाइम जिस चीज़ के लिए सेट है, वो उसी टाइम पे करना चाहिए। और अगर आप सोएंगे नहीं टाइम पे, तो सुबह उठेंगे नहीं, तो प्रैक्टिस आपकी खराब हो जाएगी, तो रिजल्ट भी फिर वैसे ही आएगा। तो इसमें मैं सभी जो भी बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं या आने वाले जो प्लेयर्स हैं जो अपना चाह रहे हैं, तो इस चीज़ में थोड़ा सा कंट्रोल करें कि मतलब मीडिया ये अपना ये इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। उसके मतलब लिए फोकस आपका थोड़ा सा उसके लिए आपको मतलब जो भी मीडिया वाले हैं वो कवर करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मीडिया कवर करता है, तो जो खुशी है वो अलग हो हाँ, जाती है। वो अलग। तो शुरुआत में आपको लेके चलता हूँ जहाँ से हमने अपने पहले एपिसोड की शुरुआत की थी। जी। आपने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि यहाँ इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं हैं। हाँ, तो आपके पेरेंट्स ने कभी देखा टीवी पर आपका कोई बाउट? हाँ, मेरा जब नेशनल वगैरह का जब दूरदर्शन से हमारा लाइव होता था, हाँ। तो वो सुबह से वेट करते थे कि आज मैच है, क्योंकि मैं फोन पे बताती थी कि आज हमारा होगा, लेकिन टाइमिंग का पता नहीं होता था कब होगा। तो ये बोलेंगे चालू हो गया, आ रहा है। फिर पहले तो वो वैसे वाले एंटीना होते थे, जी, कभी जी। हवा में उड़ोगे तो नहीं आएगा। तो फिर भी मतलब जब आता था, तो मेरे मम्मी किचन में जैसे कुछ काम करने चले गए, तो मेरे बहनें बोलती थी कि आ गई। हाँ। तो जब तक मम्मी आती तब तक मैच खत्म हो जाता मैच था, खत्म। क्योंकि मैं बहुत मैं तारीफ Fast नहीं खेलने करूँगी, वाले, मैं फास्ट, क्योंकि स्पोर्ट्स जो था 40 वेट कैटेगरी, वो बहुत स्पीड में होता है। और क्योंकि मैं अच्छी प्लेयर थी, तो वो बहुत ज़्यादा देर नहीं चलती थी फाइट। तो वो कहते थे अरे ये तो हो गया। तो कहते देख ही नहीं पाए, कहते निकल गई। और ऐसे ही एक बार नेशनल गेम्स का जब वहाँ पे बेंगलोर में नेशनल गेम्स थे, तो तब मेरी फाइट के लिए अपना मतलब स्टेडियम से, ये अपना यूनिवर्सिटी से एक वो गया था पूरा, एक समूह गया डेलीगेशन। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे देख के आओ, सीख के आओ, कैसा क्या क्या मैच होते हैं। तो कुछ प्लेयर्स आए जो मेरा मैच देखने के लिए आए थे, तो वो कहते कि इनका तो चालू नहीं हुआ, मैं पानी पी के आता हूँ। तो वो पी के आया, तब तक बोला खत्म हो गई। कहते अरे सुबह से बैठे थे, खत्म हो गया। तो ऐसे कभी कभी मतलब नहीं देख पाए वो लोग, लेकिन मोस्टली देख भी लेते थे। कभी कभी रिप्लेस भी होता है। ये तो टेलीविजन की बात हुई। कभी ग्राउंड पर स्टेडियम में आए पेरेंट्स मैच देखने? नहीं, एक ही बार आए थे, लेकिन उस टाइम पे देख नहीं पाए थे वो। हाँ। लेकिन वैसे मैच देखे आप तो यूट्यूब वगैरह में भी दिख जाता है। जो हाँ। मेरा कॉमनवेल्थ का इंजरी वाला है, वो मैंने देखा था, उसमें किसी ने डाला है, तो वो देखा था। तो मेरा बेटा बड़ा वो भावुक हो गया था उस टाइम, और मैं उसको बताती रहती हूँ, अपनी स्टोरी बताती हूँ कि ऐसे ऐसे होता था, ऐसा होता है, तो वो सुनता है, उस चीज़ को समझता है। स्पोर्ट्समैन को समझ सकता है।
तो पेरेंट्स की हम थोड़ा सा चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे कि मदर का क्या रिएक्शन रहता है, कैसे उन्होंने देखा, कितना सेक्रीफाइस। फादर जैसा आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी। मदर का मैं बताती हूँ। हम लोग गोविंदपुरा में BHL के क्वार्टर्स होते थे, हम लोग जी। वहाँ रहते थे। तो जब मैं आई तो उनको जैसे लोग बोलते थे कि इनको डाइट अच्छा दो, ये दो, तो मम्मी बोलते थे, क्योंकि उनको नहीं मालूम स्पोर्ट्स का डाइट क्या है, तो वो तो अपने हिसाब से जो भी बनाते थे खाते थे। तो उनको बाद में जो समझ आया, उन्होंने बोला कि इसको गाय का दूध पिलाना है, तो उन्होंने मेरे लिए एक गाय ले ली और उस गाय का दूध दही सब मैं जब भी आती थी तो मुझे खूब खिलाते थे, उसका घी ये सब मैं लेके जाती थी। तो उन्होंने उस तरह से अपना वो किया है। और क्योंकि फादर बाहर थे तो वो अच्छे बुरे टाइम पे मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। जैसे कभी कभी मैं सोचती थी कि ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है। आपको कोई भी चीज़ आज यहाँ लग रहा है कि मैं एडिशनल एसपी बन गई हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका जीवन में उथल पुथल हो जाती है और उस टाइम पे समझ नहीं आता क्या करना है। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। हम मदर के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप लोग उत्तराखंड से आते हाँ। हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं। मुझे आपका गाँव है, वहाँ से यहाँ आना, मदर का फादर टाइम टाइम पे आया करते थे, जो नॉर्थ ईस्ट में हालांकि पोस्टिंग थी। तो मदर के साथ किस तरह का आपका एक बॉन्डिंग रहती थी, और फर्स्ट टाइम जब आप बाहर गई घर से और वापस लौट कर आई, तो वो कुछ याद है क्या? कुछ मैं जब फर्स्ट टाइम नेशनल खेलने गई थी तो मेरी मम्मी मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आए थे, और जो मेरे टीम के सीनियर थे, जो लड़कियां थी, उनसे दीदी लोगों से बोलती मेरी बेटी का ध्यान रखना, ये पहली बार जा रही है, इसका ध्यान रखना। ऐसे मतलब बहुत भावुक हुए थे, रो भी रहे थे, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। फिर एक वो था कि कभी गए नहीं घर से बाहर, तो उस चीज़ को थोड़ा सा उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा तकलीफ हुई और थी। फ्लाइट के सफ़र की बात मदर को जब बताई होगी कि फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे यार, वो फ्लाइट का जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ है कि पूरा फ्लाइट क्रैश हो गया। जी। तो ऐसे पहले भी जब न्यूज़ आती थी तो मम्मी बड़ा डर जाती थी उस टाइम पे कि ये फ्लाइट से जा रही है, कहीं सब ठीक ठाक हो या कहीं कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए। तो उसमें तो एक बार हम लोग बेंगलोर से आना था हमें, लेकिन मेरी ट्रेन नेक्स्ट डे थी, और उससे पहले की जो ट्रेन थी बेंगलोर से दिल्ली के लिए, उसमें हमारी जूडो टीम का एक्सीडेंट हो गया था। तो हालांकि ज़्यादा चोट नहीं आई थी, एक दो के हाथ पक में लगी थी। तो मम्मी को पता नहीं था कि मैं उसमें हूँ कि नहीं, और बात नहीं हो पाई थी। तो फिर बाद में फ़ोन आया मम्मी का बेंगलोर हॉस्टल में कि कहाँ हो, क्या हो। मैंने कहा आज जाऊँगी, मैं कहती वहाँ एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे को यहाँ से सीधे दिल्ली जाना था, मेरे को पेरिस जाना था उस टाइम पे। तो रात को 12:30 बजे ट्रेन भोपाल आई थी। फिर उसमें मम्मी ने खाना वाना सब वो भेजा था, और कुछ गुजिये वगैरह भेजे थे। तो टीम में तो गुजिये ऐसे मतलब हो जाते हैं। हाँ, तो एक आया तो मम्मी बोलती खाया, तो मैंने कहा एक था, उसमें से भी आधा बीच में से टूट गया था। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये तो रहा कमला रावत जी के जीवन के बारे में, किस तरह से बॉन्डिंग, किस तरह से परिवार का सेक्रीफाइस, उनका सेक्रीफाइस। लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन जो रहता है वो हमेशा ही चुनौतियों का सामना करता रहता है। उसका जीवन की जब शुरुआत होती है तब तो उसे पता नहीं चलता है कि उसे कहाँ तक का सफ़र तय करना है, लेकिन जब वो सफ़र आगे बढ़ता है तो लक्ष्य बड़ा होता जाता है। और जो लक्ष्य उनका बढ़ता गया, टीवी पर एक इवेंट को देखने के बाद, एशियन गेम्स के इवेंट को देखने के बाद जब स्पोर्ट्स में कदम रखा, तो उसके बाद तमाम उपलब्धियां आपके नाम के साथ जुड़ती गई। चलते चलते एक मैसेज हम लेना चाहेंगे जो आम नागरिक हैं उनके लिए भी, स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनके लिए भी, और जो लड़कियां हैं, जो हमारी महिला शक्ति हैं, जो बेटियां हैं, जो स्पोर्ट्स में या किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं, आज बहुत कठिनाइयां उनके सामने भी हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है हम सभी के ऊपर। तो ओवरऑल कमला रावत जी क्या कहना चाहेंगी हमारे स्पोर्ट्स मिरर 1 के? मेरा इन सभी के लिए सबसे पहले तो एक शुभ संदेश है कि आप लोग जो भी करें उसके लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दूसरा, आप एक लक्ष्य अपना निर्धारित करें, और उसमें हेडल्स तो आएंगे, बिना हेडल्स के आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मेरे एक कोच ने बोला था नो गेन विदाउट पेन, तो वो मुझे आज भी याद है। और मैं यही आप लोगों को भी बोलूँगी कि अगर इंजरी पार्ट ऑफ द गेम है तो लग जाती है, तो भी आपको एक अंदर का जो
आपका जुनून है, जो फायर है, वो हमेशा रहना चाहिए। और कोई किसी को बना नहीं सकता, आपको खुद को बनाना है। तो उसके लिए आप ही प्रयास करोगे जितना कर सकते हो, और अपना नाम और देश का नाम आप रोशन करें, और इंडिया का फ्लैग आगे रखें, ऊपर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी और मच। जैसा कमला जी ने कहा कि नो गेन नो पेन नो गेन, और साथ साथ बहुत अच्छी बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने बात कही है कि आपको जो भी करना है स्वयं करना है, उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करते हैं ऊपर वाला उनके साथ हमेशा रहता है। आज के इस एपिसोड में बात थी इंटरनेशनल जूडो का कमला रावत जी से, उनके जीवन के बारे में। उनके जीवन को हम कितना आपके समक्ष रख पाए हैं ये तो आप ही हमें बता सकते हैं।